आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अकादमिक रिसर्च के उस सफ़र की जो एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर एक पूरे शोध प्रबंध ये थीसिस तक पहुंचता है। ये सफ़र थोड़ा तकनीकी ज़रूर लगता है, पर यकीन मानिए बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे इकोसिस्टम को जहां कच्चे विचारों को पक्के तथ्यों में बदला जाता है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे सेमिनार और वर्कशॉप्स जैसे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से, फिर समझेंगे कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम को, और उसके बाद हम सीधे एंट्री लेंगे थीसिस राइटिंग की दुनिया में, जहां हम इसके हर एक हिस्से को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। सोचिए, जब किसी रिसर्चर के दिमाग में कोई नया और कच्चा आइडिया आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वहीं से शुरू होती हैं हमारी ये एकेडमिक सभाएं। अब संगोष्ठी और कार्यशाला के बीच का फर्क सच में बड़ा मजेदार है। देखिए, संगोष्ठी या सेमिनार एक छोटी सैद्धांतिक बातचीत है। मान लीजिए 90 मिनट से 3 घंटे तक की चर्चा, जहां विषय पहले से तय होता है। पर कार्यशाला या वर्कशॉप, इसके तो नाम से ही लगता है ना, जहां कुछ काम हो रहा हो। ये 3 से 10 दिन लंबा एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन होता है। यहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि सीमित प्रतिभागियों के बीच वन-ऑन-वन इंटरैक्शन के साथ व्यवहारिक कौशल सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए वही छोटे विचार थोड़े बड़े और औपचारिक हो गए हैं। तब क्या होगा? तब आते हैं ये बड़े अकादमिक आयोजन, कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन, यानी एक ऐसा विशाल आयोजन जहां ढेरों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालना। किसी वरिष्ठ नेता या एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में लोग अपने विचार रखते हैं। समस्या जितनी बड़ी है उस हिसाब से ये क्षेत्रीय भी हो सकती है और राष्ट्रीय भी। एक तरह से ये एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्रस्ट है। अब आते हैं परिसंवाद पर, जिसे अंग्रेजी में सिंपोजियम कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि इसका मूल अर्थ है बौद्धिक मनोरंजन, यानी इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। ये कोई आम मीटिंग नहीं है। यहाँ 2 या 2 से ज्यादा एक्सपर्ट्स किसी एक विशिष्ट विषय की बाल की खाल निकालते हैं। इससे फायदा ये होता है कि सुनने वालों को एक ही मुद्दे पर अलग अलग नजरिए मिलते हैं, जिससे एक ठोस और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में मदद मिलती है। और ये परिसंवाद भी ऐसे ही हवा में काम नहीं करते। इनका अपना एक सख्त फॉर्मेट होता है। या तो एक समूह समन्वयक होगा जो चर्चा को एक सटीक दिशा देगा, या फिर केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल होगा। इस तरीके में लोगों को पहले एक प्रिंटेड केस स्टडी पढ़ने को दी जाती है और फिर उसी विशेष परिदृश्य के आसपास पूरी बहस घूमती है, एकदम फोकस चर्चा। तो जब ये सारी बहस और चर्चाएं हो चुकी होती हैं तो इनको हमेशा के लिए रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? यहीं एंट्री होती है सबसे ज़रूरी दस्तावेज की, एक शोध प्रबंध या थीसिस की। आइए इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। स्क्रीन पर जो कोट आप देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से पूरी रिसर्च का निचोड़ है। शोध प्रबंध में अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष सैद्धांतिक पक्ष से ज्यादा प्रभावी होता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई थीसिस सिर्फ किताबी बातों से भरी है और वास्तविक दुनिया की व्यवहारिक समस्याओं को हल नहीं कर रही, तो उसका कोई खास फायदा नहीं। इसे एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट होना ही पड़ेगा। इसीलिए एक बेहतरीन शोध प्रबंध की पहचान ही यही है। वो सारे तथ्यों को बड़ी तरकीब और लॉजिक के साथ पेश करता है। इसकी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आ जाए। और सबसे खास बात, ये भविष्य में आने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक मैप का काम करता है, ताकि उन्हें वही रास्ता दोबारा ना खोजना पड़े और उनका कीमती वक्त बच सके। चलिए अब इस शोध प्रबंध का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और इसकी बनावट को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू के पन्नों से, जिसे हम प्रारंभिक अनुभाग या फ्रंट मैटर कहते हैं। ये हिस्सा आपकी रिसर्च का मुख्य दरवाजा है। मुख्य पृष्ठ, सुपरवाइजर का अनुमोदन पत्र, विषय वस्तु सारणी और सारी सूचियां, ये सब मिलकर आपके मुख्य तर्कों के शुरू होने से पहले ही पढ़ने वाले का माइंडसेट सेट कर देते हैं। एक तरह से ये सिस्टम को व्यवस्थित कर रहा है। और इस दरवाजे का सबसे अहम हिस्सा है मुख्य पृष्ठ या टाइटल पेज। क्या आप जानते हैं इसका फॉर्मेट कितना सख्त होता है? इसमें थीसिस का नाम, यूनिवर्सिटी, डिग्री, साल, सुपरवाइजर और शोधकर्ता का नाम, सब कुछ तय जगह पर होना चाहिए। ये कोई नियम बस दिखावे के लिए नहीं है। ये पहले ही पन्ने से आपकी रिसर्च की अथॉरिटी और जवाबदेही तय करता है। प्रारंभिक अनुभाग के बाद अब हम आते हैं शोध प्रबंध के दिल पर, या उसके असली वैज्ञानिक इंजन पर, जिसे हम मुख्य भाग कहते हैं।
यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। ये इंजन 6 लॉजिकल स्टेप्स में चलता है। पहले एक भूमिका, फिर पुराने साहित्य का सर्वेक्षण, फिर शोध अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन, उसके बाद डेटा का विश्लेषण और आखिर में निष्कर्ष और सुझाव। इनमें से कोई भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते। आप बिना साहित्य की समीक्षा किए डिज़ाइन नहीं बना सकते और बिना डिज़ाइन के डेटा का सटीक विश्लेषण बिल्कुल नामुमकिन है। इन 2 स्टेप्स के बीच का कनेक्शन सच में कमाल का है। साहित्य का सर्वेक्षण आपको बताता है कि अतीत में क्या हो चुका है और क्या अभी भी अज्ञात है। एक बार वो अज्ञात रास्ता मिल गया, तब आपका शोध अभिकल्प या रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि उस समस्या को अब हल कैसे किया जाए। एक अतीत का नक्शा है तो दूसरा भविष्य का रास्ता। और जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब आती है स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की बारी। यही वो स्टेज है जहां कच्चे डेटा को सच्चाई में बदला जाता है। अगर एक शोधकर्ता की सांख्यिकीय दक्षता अच्छी नहीं है, तो वो अपनी ही परिकल्पना को सही या गलत साबित नहीं कर पाएगा। ये नंबर्स ही हैं जो सारी मेहनत को ऑब्जेक्टिवली वैलिडेट करते हैं। चलिए, अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, संदर्भ और परिशिष्ट। ये शोध प्रबंध का वो पिछला हिस्सा है जो आपके पूरे काम को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाता है। सबसे पहले स्रोतों को सही से वर्गीकृत करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक स्रोत जैसे ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स या पांडुलिपियों की अपनी अलग अहमियत है, क्योंकि वो पहली बार सामने आए तथ्य हैं। वहीं द्वितीयक स्रोत जैसे विश्वकोश या अनुवादित पुस्तकें हमें एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट देने में मदद करते हैं। अकादमिक अखंडता बनाए रखने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत आवश्यक है। अब इन संदर्भों की सूची बनाने के भी अपने कायदे कानून हैं। चाहे आप विज्ञान लेखों के लिए APA स्टाइल इस्तेमाल करें, मानविकी के लिए MLA या किताबों के लिए शिकागो मैनुअल, इन नियमों का आपको सख्ती से पालन करना ही होगा। लेखक का नाम, साल, शीर्षक, ये क्रम इसलिए होता है ताकि दुनिया भर में कोई भी इंसान आपके साक्ष्यों को आसानी से ट्रैक करके सत्यापित कर सके। और बिल्कुल अंत में आता है परिशिष्ट या अपेंडिक्स। इसे आप थीसिस का बैक स्टेज या नेपथ्य समझ लीजिए। जो सारी प्रश्नावलियां, लंबी लंबी तालिकाएं और रॉ डेटा मुख्य कंटेंट पढ़ने के फ्लो को खराब कर सकते थे, वो सब यहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं। ये ज़रूरी भी हैं और मुख्य कहानी को साफ और केंद्रित भी रखते हैं। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, जरा इस बारे में सोचिए। जब एक रिसर्च का आखिरी मकसद वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना है, तो ये सख्त नियम और फॉर्मेट इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या इन स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स में महारत हासिल करना आपकी आने वाली खोजों के इम्पैक्ट को कई गुना और बढ़ाने कर देगा? सोचिएगा ज़रूर। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।